बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, इसका पार्ट जो है वो हम 6 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जीन को देख लें अब हम। जीन्स, ठीक है ना। कहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, इस वीडियो के अंदर हम एंड करेंगे। जीन्स को भी देखेंगे, एलील्स को भी देखेंगे, एलोमॉर्फ्स को भी देखेंगे और जो है म्यूटेशन को भी समझेंगे। इसके अलावा हम जो है ट्रांसक्रिप्शन को भी देखेंगे, ट्रांसलेशन को भी देखेंगे, mRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। अच्छा, मैं बता दूं, ये इतना आसान नहीं है इसको समझना जो ना। देखो टाइम लगेगा इसको, ठीक है। पिछली वीडियोस बड़ी अहम है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तसलसल है, ठीक है। तो तसल्ली रखो, जल्दबाजी ना करो, तसल्ली से टाइम निकालो और देखो, समझो। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं, समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते इसमें, ठीक है। और बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स के अंदर जो ना बैक वक्त बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है और फिज़िक्स भी है। मैंने कहा ना कि इस जीन्स को लेके अगली वीडियो हमारी मेंडल्स लॉस के ऊपर होगी, ठीक है। तो इसको अभी से ज़रा समझ लो। देखो, ये बात एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना। एक माँ के पेट में एक बच्चा जो है वो पहले क्या था और उसके बाद वो बड़ा होता है। पहले वो एक यूनाइटेड सेल होता है और वो आगे फिर वो एक यूनाइटेड सेल, वो एक सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर वो 4 सेल बनते हैं, फिर वो 8 सेल बनते हैं, 16 बनते हैं, 32 बनते हैं, 64 बनते हैं, 128, 256, 512, और ये सिस्टम चलता रहता है। ये लगभग 3 महीने तक पूरे बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है माँ के पेट में। 3 से 3.5 महीने के अंदर छोटा सा मुकम्मल हाथ पैर आँखें ये वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इसकी ग्रोथ होती है, इसका साइज़ जो है एक लेवल पे आता है। उसको उस साइज़ को आने में तकरीबन 8 महीने लग जाते हैं, 8, 8.5, 9, और उसके बाद वो बच्चा दुनिया में आ जाता है। अब उस बच्चे की आंखें जब देखते हैं आप, मिसाल के तौर पर वो आंखें ब्लू कलर की हैं या ग्रीन कलर की हैं या ब्लूइश ग्रीन हैं। माँ बाप की आंखें देखते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इनकी आंखें देखते हैं। तो यार ये बात आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती कि ये मतलब कैसे होता है? ये आपको सोचना चाहिए, आखिर क्या हो रहा है उस लेवल के ऊपर जब आप जो है वो सिर्फ एक यूनाइटेड सेल थे जिसको जाइगोट कहते हैं। बस वो सिर्फ सेल थे आप माँ के पेट में, आप भी और मैं भी। और उसके बाद धीरे धीरे ये सब कैसे हो गया, आप एक वजूद में कन्वर्ट हो गए। आपके हाथ बने, पैर बने, सब कुछ ये तख्लीक पाया। दिल बना, फेफड़े बने, जिगर बना, सब कुछ, खून, ये सब कुछ वही हुआ ना। ये बातें ज़रा सोचने की हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि उस बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर कौन ये डिसाइड कर रहा है कि इसकी आंखें ब्लू कलर की होंगी? कौन ये डिसाइड कर रहा है उस बच्चे की डेवलपमेंट में कि ये बच्चा जब दुनिया में जाएगा तो इसकी हाइट 6 फुट तक जाएगी या 4 फुट तक जाएगी? कौन ये डिसाइड कर रहा है कि इस बच्चे की कॉम्प्लेक्शन, इसकी रंगत जो है, इसका कलर जो है वो ब्लैक होगा, व्हीटिश होगा, येलो होगा, वाइट होगा? समझ आ रही है बात आपको? ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी मीनिंगफुल हैं। कुछ तो है आखिर ऐसा जो कि ये तय कर रहा है, जो कि ये बता रहा है बच्चे की डेवलपमेंट जब हो रही है माँ के पेट में, तो कोई तो है जो डिक्टेट कर रहा है, गाइड कर रहा है कि भाई आँखों का कलर ये होना चाहिए, इसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, इसका हेयर कलर जो है वो ऐसा होना चाहिए, हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बाल सीधे होने चाहिए या कर्व होने चाहिए, ठीक है। इसकी कम्प्लेक्शन ऐसी होनी चाहिए, विटिश होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? ये जीन्स जो हैं ये डिसाइड कर रहे हैं। अब एक जीन नहीं है ये ट्रिलियन एंड ट्रिलियन जीन्स हैं, क्योंकि आपका वजूद जो है वो बहुत सारी खसूसियात का मजमुआ है, बहुत सारे ट्रेट्स का मजमुआ है। तो कॉमन सेंस हमारा यही कहता है कि इतने ही जीन्स भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके वजूद की एक क्वालिटी, आपकी हाइट भी तो है। आपकी हाइट 6 फीट क्यों है, 4 फीट क्यों है, 3 फीट क्यों है? तो आपकी हाइट को डिसाइड करने के लिए एक जीन है, आपकी कम्प्लेक्शन, आपकी रंगत को डिसाइड करने के लिए एक जीन है, आपकी आंखों के कलर को डिसाइड करने के लिए एक जीन है,
आपके हेयर स्टाइल को डिसाइड करने के लिए एक जीन है, और पता नहीं कितनी खुसूसियात का मजमुआ है आपका वजूद, ये आपकी बॉडी। समझ आ रही है बात आपको? ये सारी चीज़ें जो है वो ये जीन्स कर रहे हैं। अब ये जीन है क्या, ये जीन है क्या? अब आगे बढ़ने से पहले फिर वही मैं बात बता दूं, पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, पिछले पार्ट का लिंक शो हो गया होगा, ऊपर लिंक आ जाता है, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, पिछली वीडियो सारी देखनी है तो इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की प्ले लिस्ट में चले जाइए, पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोस पूरे तरतीब से मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 अभी चल रहा है, इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके अलावा और भी प्ले लिस्ट हैं। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में हमारे पास केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट है, मैट्रिक इंग्लिश की प्ले लिस्ट है, मैट्रिक बायोलॉजी की प्ले लिस्ट तो बता चुका हूँ, और मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्ले लिस्ट है। पाकिस्तान स्टडी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, पाकिस्तान स्टडी की प्ले लिस्ट है मैट्रिक की। इसके अलावा क्लास 9th की केमिस्ट्री की न्यू बुक की प्ले लिस्ट है, और पिछली ओल्ड बुक्स की भी प्ले लिस्ट मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक पूरी की पूरी बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकंड ईयर केमिस्ट्री पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक जो अभी आई है लेटेस्ट बिल्कुल, उसका चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स जो है वो अभी चल रहा है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और भी पिछले 20 साल के MD कैट के पास्ट पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, पिछले 20 साल के, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। MD कैट ई कैट के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें चले जाइए। इसके अलावा आपका सबसे मुश्किल मरहला क्या है कि एंट्री टेस्ट कोई सा भी हो, ई कैट हो, MD कैट हो, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, मैनुअल कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको। तो मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करनी है उसकी भी वीडियोस बन रही हैं, आपके सामने आ भी रही होंगी। ठीक है, और इसी वीडियो के लास्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगा। कौन वो वीडियोस बना रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बना रहा बहरहाल। तो मैनुअल कैलकुलेशन, साइंटिफिक नोटेशंस हो गए, ये वो सब कुछ। बहरहाल अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये जीन जो है इस तक पहुँचने के लिए, ये जीन ये डिसाइड कर रहा है आपकी डेवलपमेंट जब हो रही है माँ के पेट में, तो आपकी उस डेवलपमेंट के दौरान आपकी आँखों का कलर और ये सारी खसूसियात जो आपकी हैं, ट्रेट्स जो हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये जीन्स कर रहे हैं। ये जीन्स है क्या? ये पार्ट है DNA का। DNA क्या है? DNA एक मॉलिक्यूल की टाइप है। कौन से मॉलिक्यूल की टाइप है? उस मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। आपकी पूरी बॉडी जो है, देखें थोड़ी केमिस्ट्री को भी समझना पड़ेगा। मैं अगर आपसे पूछता हूँ आपकी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, आप बोलते हैं सेल्स से मिलके बनी है। सर मानते हैं आपकी बात, सेल्स से मिलके बनी है, लेकिन सेल्स किससे मिलके बने हैं? क्योंकि आप भी तो मैटर हैं ना केमिस्ट्री की ज़बान में, कि आपका मास नहीं है, कि आपका वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल है। तो आप भी मैटर हैं, तो आप भी यकीनन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई हम तो सेल्स से मिलके बने हैं। तो सेल्स आगे किससे जाके मिलके बने हैं? आपकी बॉडी के सारे सेल्स आगे किससे मिलके बने हैं? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स आगे किससे जाके मिलके बने हैं? एटम्स से। एटम्स आगे किससे जाके मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आगे देखें तो वो क्वार्क से जाके मिलके बने हैं। तो बहरहाल तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखें तो आपका पूरा वजूद जो है 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। आपकी पूरी बॉडी के सेल्स जो हैं वो 4 किस्म के मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। कौन कौन सी वो 4 किस्में मॉलिक्यूल्स की? इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो DNA है ये न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, RNA और DNA। DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो DNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, और इसी DNA का पार्ट है जीन। तो जीन किसका पार्ट है? DNA का। DNA किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का।
क्रोमोसोम क्या है? ये धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं ये धागे? ये आपके सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं उनमें मौजूद हैं ये, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ है? आपके सेल के बीच में है, हर सेल के बीच में न्यूक्लियस मौजूद है। ये सब मैंने बना रहा है, ये देखिए, ये आप हैं और आप सेल्स से मिलके बने हैं। आपके सेल्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जो हैं दो चीज़ों से मिलके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। देखिए मैं बात क्लियर कर चुका हूँ कि आपकी पूरी बॉडी 4 किस्म के बायोमोलिक्यूल्स से मिलके बनी है, जिसमें से 2 किस्म के बायोमोलिक्यूल्स यहाँ देख लीजिए क्रोमोसोम को बनाने वाले हैं। ये वही धागे हैं, ये वही थ्रेड्स हैं जो कि आपके हर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद हैं, ठीक है। तो इनको क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए 4 किस्म के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें से 2 किस्म के बायोमोलिक्यूल्स वो आगे आ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी कौन सी टाइप आगे आ रही है? डीएनए। और प्रोटीन जो है उसकी कौन सी टाइप आगे आ रही है? उसको हिस्टोन कहा जाता है। अब ये जो डीएनए है ये हमारा टारगेट है, डीएनए यहाँ आ गया। ये डीएनए आगे किससे मिलके बना है? डीएनए बजाते खुद जो है वो बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, पता है ना, डीएनए खुद जो है वो बायोमोलिक्यूल है। ये बायोमोलिक्यूल डीएनए मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है जिनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये बिलियंस की तादाद में होते हैं, करोड़ों अरबों की तादाद में ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिलते हैं तो ये बड़ा मॉलिक्यूल डीएनए बनता है। तो ये डीएनए मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। हर न्यूक्लियोटाइड लाखों करोड़ों अरबों उन लाखों करोड़ों अरबों न्यूक्लियोटाइड में से एक न्यूक्लियोटाइड को अगर आप देखें तो वो मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। हर न्यूक्लियोटाइड इन 3 किस्म के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ये 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल राइबोस शुगर कहलाता है, दूसरा मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है, तीसरा मॉलिक्यूल नाइट्रोजिनस बेस कहलाता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसी तरह के बिलियंस एंड बिलियंस न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनता है? डीएनए बनता है। अब यहाँ पर ये बात मैंने यहाँ पर समझाई है, इसमें भी देख लीजिए, आप हैं, ये पिक्चर्स बनाई हैं मैंने, ये आप हैं, ये आपका सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ये जो 3 सा नज़र आ रहा है, 3 नहीं है असल में, ये क्रोमोसोम मैंने बनाए हैं, धागे। ये आपको 3 नज़र आ रहे हैं तो मैं इसको यूँ कर देता हूँ, ये धागे, ये थ्रेड्स आ गए इसके अंदर, जिनको क्रोमोसोम कह रहा हूँ। यही क्रोमोसोम एक मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया, इसी धागे को, इन धागों में से एक धागे को आपके सामने रख दिया। अब इस एक क्रोमोसोम को आप आगे देखते हैं तो आपको पता लगता है मज़ीद 3 क्रोमोसोम्स और मज़ीद 3 धागों से मिलके ये बना है। आप जब माइक्रोस्कोप को जूम करते हैं ना, माइक्रोस्कोप को जूम करते हैं, बड़ा करके देखते हैं तो आपको पता लगता है ये एक धागा जो नज़र आ रहा है, एक थ्रेड जो नज़र आ रहा है, एक क्रोमोसोम जो नज़र आ रहा है, ये मज़ीद 3 थ्रेड से मिलके बना है। वो ये 3 थ्रेड्स आ गए, 1 2 3। फिर आप इन 3 थ्रेड्स को गौर से देखते हैं तो एक ख़ास अरेंजमेंट आपको इन तीनों थ्रेड्स में नज़र आती है। इनमें से 2 थ्रेड्स ऐसे लंबाई में होते हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। एक ये थ्रेड, दूसरा ये थ्रेड, 2 थ्रेड हो गए इनमें से। अब तीसरा थ्रेड कहाँ है? तीसरा थ्रेड ये बीच में है, तीसरा धागा ये बीच में है, ये रहा, ये रहा, ये तीसरा धागा है, तीसरा थ्रेड है। तो तीनों थ्रेड आपको नज़र आ गए, एक थ्रेड ये रहा, एक थ्रेड ये रहा और तीसरा थ्रेड ये रहा, ठीक है भाई। तो ये डीएनए जो आपको, ये क्रोमोसोम जो आपको नज़र आ रहा है, एक धागा, एक थ्रेड, ये मज़ीद 3 थ्रेड से मिलके बना है और ये 3 थ्रेड्स इस तरह से अलाइन हुए हैं। ये तो मैंने रफ पिक्चर बनाई है। अब इन्हीं 3 थ्रेड्स को मैं एक और शक्ल देता हूँ जो कि एक्चुअल शक्ल है। ये 3 थ्रेड्स ऐसे नहीं होते, बल्कि ये 3 थ्रेड्स ऐसे होते हैं, ये देखें, ऐसे होते हैं। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये 3 थ्रेड्स कैसे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला और ये वाला, ये 2 थ्रेड मैं ले लेता हूँ अभी, ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड और ये वाला थ्रेड, ये लिया मैंने। अब यहाँ से ये एक थ्रेड आ गया, अब ये वाला थ्रेड दूसरा आ रहा है, ये देखें, आ गए। इनको ट्विस्टेड थ्रेड कहते हैं। ट्विस्टेड का मतलब होता है एक दूसरे में लिपटे हुए थ्रेड, ठीक है। तो ये 2 थ्रेड आ गए, ये वाले। ये बीच वाला जो थ्रेड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये इस तरह से होता है, ये रहा,
ठीक है भाई, ये बन गया आपका डीएनए। आपका डीएनए 3 थ्रेड से मिलके बना है, ये वाले थ्रेड और ये वाले थ्रेड। अब ये जो बाहर वाले थ्रेड हैं इनका एक नाम है, ठीक है, ये बाहर वाले थ्रेड जो हैं, 2 बाहर वाले थ्रेड, इनका एक नाम है, ठीक है, और जो अंदर वाले थ्रेड है, अंदर वाले जो थ्रेड है इसका एक नाम है, ठीक है भाई। ये बाहर वाले थ्रेड जो हैं इनको, इन 2 थ्रेड्स को अपराइट कहा जाता है, और ये जो अंदर वाला थ्रेड है इसको कहा जाता है रंग, RUNG, रंग, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास ये मैंने दिखाया है इस पिक्चर के अंदर कि ये जो 2 बाहर वाले थ्रेड हैं, ये जो बाहर वाले धागे हैं इनको हेलिक्स भी कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल हेलिक्स। तो ये बाहर वाला एक धागा हेलिक्स, ये बाहर वाला दूसरा धागा दूसरा हेलिक्स, दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? डबल हेलिक्स। ये दोनों धागे मैंने यहाँ भी दिखाएं। ये जो डबल हेलिक्स हैं, ये जो धागे हैं, ये किससे मिलके बने हैं? ये 2 मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। कौन कौन से? एक का नाम है राइबोस शुगर और दूसरे का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें जो तीसरा धागा है, ये बीच वाला, ये वाला, इसको मैंने यहाँ बनाया, ये देखें, नज़र आ रहा है? इसको मैंने यहाँ पर बनाया, एरो बना दूँ सही, ये रहा, ये तीसरा धागा। ये तीसरा धागा 2 नाइट्रोजिनस बेस से मिलके बना है, 2 नाइट्रोजिनस बेस से मिलके बना है। ये बाहर वाले धागे, बाहर वाले थ्रेड, बाहर वाले हेलिक्स जो है वो किससे मिलके बने हैं? राइबोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से। और जो अंदर वाले थ्रेड हैं जिनको रंग कहते हैं, वो किससे मिलके बने? 2 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलके बने। यानी कि एक जो धागा है, इसके बीच में आपको नुक्ता नज़र आ रहा है, ये नुक्ता आपको यही बता रहा है कि ये 2 जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्या हैं? ये नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। एक नाइट्रोजिनस बेस ये है, दूसरी नाइट्रोजिनस बेस ये है। 2 नाइट्रोजिनस मिलती हैं, 2 नाइट्रोजिनस बेस मिलती हैं, तो ये तीसरा थ्रेड बनता है जिसको रंग कहते हैं, ठीक है भाई। 2 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलके बनता है। 4 किस्म की नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, ठीक है, जो कि पेयर में होती हैं हमेशा, ठीक है, कंप्लीमेंट्री होती हैं, जुज़ू लाजिम होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस की 4 टाइप्स हैं वो ये लिखी हुई। ए से बनता है एडिनाइन, टी से बनता है थाइमाइन, सी से बनता है साइटोसाइन और जी से बनता है ग्वानाइन। और ये पेयर की शक्ल में होती हैं। एडिनाइन नाइट्रोजिनस बेस जो है वो हमेशा थाइमाइन नाइट्रोजिनस बेस के साथ पेयर की शक्ल में होगी, और साइटोसाइन नाइट्रोजिनस बेस जो है वो हमेशा ग्वानिन नाइट्रोजिनस बेस के साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर इस डीएनए के स्ट्रक्चर में देख लें, ये आपको बीच में रंग नज़र आ रहा है, ये वाला। अब इसमें एक जो है, अब मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, इसको देखें, यहाँ बना रहा हूँ। अब ये एक जो आपको नज़र आ रहा है, एक रंग, इसमें 2 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। तो अगर एक इसके अंदर एडिनाइन है तो दूसरा कौन सा होगा? थाइमाइन। अगर एक जो है इसके अंदर साइटोसाइन है तो दूसरा कौन सा होगा? ग्वानाइन। इस तरह ये सिस्टम चलता है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी रंग्स हैं सब 2 नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलके बने। और ये इसकी तरतीब भी हो गई। ठीक हो गई भाई बात। अब आगे चलते हैं। अब जीन कहाँ है? जीन जो है कहाँ है? और जीन का काम तो समझ में आपको आ रहा है कि हाँ, जीन जो है वो आपके वजूद की खुसूसियात का ज़िम्मेदार है। आपके वजूद, आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी खुसूसियात हैं, आपका आई कलर है, आपका कम्प्लेक्शन है, आपका हेयर स्टाइल है, आपकी हाइट है, इन सब के पीछे जीन्स इन्वॉल्व है। लेकिन जीन्स कहाँ हैं? डीएनए में। डीएनए का पार्ट है जीन। जीन का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का पार्ट है, ये डीएनए का पार्ट, ठीक है। जिस जगह पर ये जीन पाया जाता है डीएनए के अंदर, उसको हम कहते हैं लोकस। सिंगुलर है और इसका प्लूरल है लोकी, ठीक है भाई। लोकस सिंगुलर है, लोकी जो है वो क्या है?
प्लूरल है, और ये क्या है, लोकेशन। लोकेशन किसकी लोकेशन, जीन की लोकेशन, लोकेशन ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन ऑन डीएनए। तो जिस जगह पर ये जीन पाया जाता है डीएनए के अंदर, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोकस कहते हैं या लोकी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको बता दिया मैंने। अब आगे चलते हैं और अब उन सारे प्रोसेस को ज़रा जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये जीन जो है आखिर ये कैसे आपके किसी भी ट्रेट का जिम्मेदार है। जब आप जो है डेवलपमेंट स्टेज में थे माँ के पेट में, तो उस वक्त ये जीन्स कैसे ये डिसाइड कर रहे थे कि आपकी आँख का कलर ब्लू होना चाहिए या आपकी आँख का कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है भाई, इसको अब ज़रा हम समझते हैं। मैं ये मिटाऊँ। अब यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री जो है वो आ जाएगी, थोड़ी सी केमिस्ट्री जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। मैं सबसे पहले लेता हूँ आपकी आँख को, ये रही आपकी आँख। ठीक है, और आपकी आँख को हम कहते हैं, आपकी आँख अगर ब्लू कलर की है तो यहाँ पर जो है वो आपकी आँख ब्लू कलर कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, ये गोल गोल सा होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आइरिस बोलते हैं, आइरिस। ये कैसा है, ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का। तो ये ब्लू कलर का आइरिस, आपकी आंख का आइरिस जो ब्लू कलर का है, ये कहाँ डिसाइड हुआ, जब आपकी डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, लेकिन कैसे हुआ, अब ज़रा इस पूरी सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। जब आप सिर्फ एक सेल थे, यूनाइटेड सेल, जाइगोट थे। ठीक है, सिर्फ यूनाइटेड सेल जाइगोट थे। इसकी तरफ चलते, इसमें दो न्यूक्लियस थे। एक न्यूक्लियस जो था ये किसका था, ये ओव्यूम इसका था। ये दूसरा न्यूक्लियस जो था ये किसका था, ये स्पर्म का था। ओव्यूम किसका है, मदर की तरफ से, स्पर्म किसका है, फादर की तरफ से। तो ये दो न्यूक्लियस जब आए हैं तो इन दो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होंगे, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम आ गए और ये भी क्रोमोसोम आ गए। अब इसके अंदर 23 क्रोमोसोम हैं और इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। अब जब ये एक जाइगोट, ये यूनाइटेड सेल एक बन चुका, आप जो हैं अब ये यूनाइटेड सेल हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस हैं, इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, ये रही। ठीक है, और अब जो है वो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, ये टोटल, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। अब कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए दोबारा से। लेकिन यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम हैं, इसमें से 23 कहाँ से आए हैं, मदर की तरफ से। 23 कहाँ से आए, फादर की तरफ से। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है 46, यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन, कौन सी सेल डिवीजन, माइटोसिस। और माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान एक प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के अंदर डीएनए जो है उसकी कॉपी होती है। अब मैं कहूँ कि क्रोमोसोम की कॉपी होती है तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। पहले कहते हैं क्रोमोसोम की कॉपी होती है। जो क्रोमोसोम हैं ये क्या होंगे, इनकी कॉपी बनेगी। हर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाएगा। तो यहाँ पर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम, और जब कॉपी हो जाएगी तो 46 + 46 डबल हो जाएंगे ना। हर क्रोमोसोम एक कॉपी बनाएगा तो 46 ये हो जाएगा 92 क्रोमोसोम, 92 क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम जब कॉपी हो रहा है तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि डीएनए कॉपी हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम आगे किससे मिलके बना है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ना, तो उसकी भी कॉपी बनेगी। तो यहाँ पर ये डीएनए भी कॉपी हो रहा है। अगर डीएनए कॉपी हो रहा है तो याद है जीन कहाँ पर है, जीन जो है वो डीएनए का पार्ट है, यही है ना। जीन क्या है, जीन पार्ट ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो इसका मतलब जीन जो है वो भी क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पर जब डीएनए की कॉपी होगी तो एग्जैक्टली डीएनए में मौजूद जो जीन है
उसकी भी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, उसकी भी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर ज़रा टेक्निकल बात समझ लीजिए, दोबारा इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। ये 23 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम ये किसकी तरफ से हैं, मदर की तरफ से। ये 23 क्रोमोसोम किसकी तरफ से हैं, फादर की तरफ से। तो मदर की तरफ जो 23 क्रोमोसोम हैं उनमें जो डीएनए है, वहाँ पर जो जीन है वो कौन से कलर का है, कौन सा जीन, वो जीन जो कि आँख की कलर का जिम्मेदार है। दोबारा से ध्यान से सुन लें, ये मदर की तरफ 23 क्रोमोसोम जो हैं, इन 23 क्रोमोसोम में जो डीएनए हैं और उस डीएनए के ऊपर जो लाखों करोड़ों जीन्स हैं, उन लाखों करोड़ों जीन्स में से एक जीन जो है वो किस चीज़ का जिम्मेदार है, आँखों के कलर का। और जो मदर की तरफ से आँखों का कलर जिम्मेदार है वो ब्लू कलर है। कौन सा है, ब्लू कलर। अब फादर के देखते हैं, फादर के जो 23 क्रोमोसोम हैं उसमें जो डीएनए हैं और उनमें डीएनए में जो जीन्स हैं, लाखों करोड़ों जीन्स, उन लाखों करोड़ों जीन्स में से एक जीन जो है वो जिम्मेदार है किस चीज़ का, आँखों के कलर का जिम्मेदार है, आँखों के कलर का। ये बनाएगा हमारे पास ग्रीन। लो कर लो बात। अब माँ की तरफ से जो 23 क्रोमोसोम आए हैं उनमें जो डीएनए हैं, उनमें जो जीन्स हैं और उन जीन्स में से जो आँखों के कलर का जिम्मेदार है, आँखों के कलर को डिसाइड करने वाला है, वो कौन सा है, ब्लू कलर। और फादर की तरफ से जो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं उनमें जो डीएनए हैं, उनमें जो जीन्स हैं, उन लाखों करोड़ों जीन्स में से एक जीन जो कि आई कलर को डिसाइड करने वाला है, वो कौन सा है, ग्रीन कलर। अब क्या होगा, अब यहाँ लड़ाई होगी, क्योंकि ये देखें ये चीज़ आएगी, डेवलपमेंट होगी किसके अंदर, आने वाले बच्चे में ना। उसकी आंखें जो बनेंगी अब कौन सी बनेंगी, क्या माँ जैसी ब्लू आंखें होंगी या बाप जैसी ग्रीन आंखें होंगी। समझ में आ रही है बात आपको। अब यहाँ पर एक काम होता है जिसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन होगी जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। आपने मूवीज़ वगैरह में म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट तो देखा होगा ना, म्यूटेशन। ये म्यूटेंट्स जो हैं ये अजीबोगरीब ऐसे क्यों हैं, ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल तो यहीं पर रहते हैं अभी। अब ये दो जो जीन्स हैं, ये दो जो जीन्स हैं, इनको हम यहाँ पर, दो जो जीन्स हैं इनको अब यहाँ, एक मदर की तरफ से कौन सा है, इसको हम कहते हैं जीन ब्लू, GB कर देते हैं। फादर की तरफ से जो जीन है वो कौन सा है, ग्रीन है, ब्लू और ग्रीन। अब क्या होगा, इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे की आंखों का कलर या तो ब्लू होगा, बच्चे की आंखों का कलर या तो ग्रीन होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, म्यूटेशन होगा, आपस में यहाँ वेरिएशन होगा। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज हो जाना, इसमें चेंजेस होंगी, चेंजेस। और इसी चेंजेस को बायोलॉजी की ज़बान में म्यूटेशन कहा जाता है। कैसे, कि ये दोनों जीन्स जो है वो आपस में मिलेंगे और इससे दो नए जीन्स बनेंगे, ठीक है। और ये नए जीन्स जो दो बनेंगे, ये बनेगा BG प्लस दूसरा जीन बना BG। समझ में आ रही है बात आपको। इन दो जीन्स से दो नए जीन्स बने हैं। अब ये जो जीन्स बना है इसमें मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ब्लू और ग्रीन दोनों का मिक्सचर है। देखें, ब्लू ग्रीन। अब यहाँ पर डोमिनेंट और रेसेसिव का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें से एक हावी होता है, डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है, वो अंडर डोमिनेंट होता है। मतलब इन दोनों में से कोई एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, किस में, उस बच्चे की आंखों के कलर की शक्ल में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ब्लू ग्रीन और ब्लू ग्रीन। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे सर दोनों ही ब्लू ग्रीन है, दोनों ही ब्लू ग्रीन है, ये जीन भी ब्लू ग्रीन है, ये भी जीन जो है ये भी ब्लू ग्रीन है। भाई ऐसा होता है ना, आपने ब्लूइश ग्रीन कलर देखा है, ब्लूइश ग्रीन मतलब हल्का हल्का सा ग्रीन, हल्का हल्का सा ब्लू। इसमें थोड़ा फ़र्क होगा, ये मैं बता दूँ आप जी। ऐसी बात नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। इसमें ब्लू ग्रीन तो होगा लेकिन परसेंटेज का फ़र्क होगा। इस वाले जीन में हो सकता है ब्लू जो है वो 80% हो और ग्रीन जो है वो 20% हो।
देखा, ब्लू कलर जो है वो 80% हो और 20% हो ग्रीन कलर। यहाँ पर जो है हो सकता है ब्लू ग्रीन में जो ब्लू है वो 20% हो और ग्रीन जो है वो 80%। समझ आ रही है बात आपको? अब ये दो नई वैरायटी के जीन्स हैं, इनमें से एक आगे जाएगा। हम सपोज करते हैं कि ये जो है वो ब्लू ग्रीन जिसमें 80% ब्लू है और 20% ग्रीन है, तो ये आपको ब्लू कलर आईज ही नज़र आएंगे, लेकिन हल्का सा शेड ग्रीन का भी नज़र आएगा। यहाँ पर 20% ब्लू है और 80% ग्रीन है, तो ये आईज आपको ग्रीनिश नज़र आएंगी ज़्यादा और थोड़ी सी ब्लू भी नज़र आएंगी। ठीक है, ये अब इनमें से एक जो है ये जीन, ये डिसाइड करेगी फाइनली जाके क्या, कहाँ पर है ये जीन। भूल तो नहीं गए, कहाँ पर है ये जीन? उसी जायगोट के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं, उसी जायगोट के अंदर ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब इस वाले को याद रखना है, ये वाला 80% और 20% वाला। अभी चलते हैं उसकी तरफ भी, वो mRNA जो है वो tRNA जो, उसकी तरफ भी आते हैं, टेंशन नहीं लें, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें आप। ठीक है, तो यहीं पे थे हम। अब यहाँ पर ये वही यूनाइटेड सेल और इसके अंदर 23 क्रोमोसोम। ठीक है, और ये क्रोमोसोम 23 मिलके क्या बन रहे हैं, 46 क्रोमोसोम इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, म्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, म्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा है, नए जीन्स बन रहे हैं। अब नए जीन्स बन चुके ये वाले। अब देखें 100% बच्चे की आंखों का कलर ना माँ जैसा है, ना 100% बच्चे की आंखों का कलर ना बाप जैसा है, बल्कि उनका मिक्सचर है। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन, दिस इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। तो बहरहाल यहाँ पर ये मामला तय पा गया। ये रहा वो यूनाइटेड सेल। ठीक है भाई, जो जायगोट था इसमें 46 क्रोमोसोम ये आ गए। ठीक है, सारा मामला तय हो गया। अब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। अब जो है यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं 46 से 46 क्रोमोसोम और बनेंगे, 96 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छा ये भूलना नहीं है कि ये जो 46 क्रोमोसोम है भाई, दोबारा बता दूं, इसमें से 23 क्रोमोसोम किसके हैं, मदर के हैं, 23 क्रोमोसोम किसके हैं, फादर के हैं। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स की फिर रेप्लिकेशन होगी, मतलब कॉपी करेंगे ये अपनी। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे फिर, 96 क्रोमोसोम, तो 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम। और उसके बाद यहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, माइटोसिस। उसके बाद ये 46 क्रोमोसोम यहाँ, 46 क्रोमोसोम यहाँ, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो छोटे सेल बन जाएंगे, 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम वाले। फिर इसी तरह दोबारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इससे फिर जो है वो फिर 46 क्रोमोसोम। अब इससे देखें, ये जो है ये वाला जो इस सेल है, ये दो सेल बनाएगा, और ये वाला जो है ये वाला, ये भी दो सेल और बनाएगा, 46 वाले और 46 वाले। इसी तरह फिर ये आगे दो बनाएगा, 46 वाले 46 वाले, ये दो बनाएगा, 46 वाले 46 वाले, ये दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा। देख रहे हैं कितने सारे सेल्स जो हैं ये बनना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा जब क्या होगा, हाथ बनना शुरू होंगे, नाक, कान, आँखें, सब कुछ, आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, ये सब कुछ, इनकी डेवलपमेंट ये बनना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ। अब इनमें आपकी आंखों का कलर जो ब्लू है, अब समझ में आया कि आपकी आंखों का कलर ब्लू क्यों है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर कि ये जीन जो है जिम्मेदार है इस आई कलर के ब्लू होने का, जीन। लेकिन जीन कर क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है, अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ये हो कैसे रहा है। जीन जिम्मेदार तो है, लेकिन ये काम जीन कर कैसे रहा है, अब इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके स्टेप्स, हाउ, अब हाउ की तरफ चलते हैं। हाउ जीन्स, ये जीन्स काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सेल की तरफ चलते हैं दोबारा।
इसके अंदर एक क्रोमोसोम को ले लेते हैं, ठीक है। ये एक जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए है और इसमें जीन मौजूद, ठीक है भाई। एक सेल को हमने ले लिया, इसका न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम को लिया, उसके डीएनए के पास गए और डीएनए का जो पार्ट है जीन, ये वही जीन है जो कि जिम्मेदार है किसका, आई कलर का। अब ये जीन जो है ये करेगा क्या, पहले ये करेगा क्या इसको देखते हैं, इसके पास है क्या। इस जीन के पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। याद रहे इस डीएनए के अंदर ये सिर्फ एक ही जीन नहीं है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। इस डीएनए के अंदर लाखों करोड़ों अरबों जीन्स मौजूद हैं, ठीक है। उसमें से एक जीन सिर्फ हमने लिया है जो कि जिम्मेदार है आई कलर का, ठीक है। तो ये एक जीन जो है इसके पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके पास इंफॉर्मेशन है, मालूमात है। किस चीज़ की मालूमात है? क्या आँख का कलर बनाने की मालूमात है? बिल्कुल है। इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके पास मालूमात है, इसके पास रेसिपी है कि ब्लू कलर की आई कैसे बनेगी। इसके पास रेसिपी है कि ब्लू कलर की आई कैसे बनेगी। अब इसके पास जो रेसिपी है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये किस शक्ल में है, ये कोडेड फॉर्म में, कोड की शक्ल में। आपको पता है कोड को हमें डिकोड भी करना होता है। अब ये इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है? क्या आंखों के बनाने की है? बिल्कुल सही। आंखों के ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे कि आप समझ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए कि ये जो जीन है इसके पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कोड की शक्ल में है, और इस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या होगा, आंखों का कलर ब्लू होगा, आयरिस का कलर ब्लू होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं, नहीं। बल्कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कोड की शक्ल में है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको बता रही है क्या, हाउ टू मेक प्रोटीन, हाउ टू मेक प्रोटीन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि कोडेड फॉर्म में है, क्या बता रही है आपको, हाउ टू मेक प्रोटीन, के प्रोटीन जो है, प्रोटीन कैसे बनेगा। इसका मतलब जो प्रोटीन है ये जिम्मेदार, ये प्रोटीन है जो कि आपकी आँख के कलर का जिम्मेदार। और इस प्रोटीन को कैसे बनाना है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, ये इंफॉर्मेशन इसके पास है, जीन के पास। जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा, याद रहे, जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रेन्यूल्स, ये दाने दाने सी चीज़ें मौजूद होती हैं, दाने टाइप चीज़ें मौजूद होती हैं। इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। इनको प्रोटीन फैक्ट्रियां कहा जाता है। ये जो राइबोसोम्स हैं इनका काम है प्रोटीन बनाना। लेकिन ये बेचारे राइबोसोम्स जो हैं, जो साइटोप्लाज्म में हैं, ये प्रोटीन नहीं बना सकते। क्यों? इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि प्रोटीन बनेगा कैसे, ठीक है। बनता राइबोसोम में ही है प्रोटीन, राइबोसोम में प्रोटीन बनता तो है, लेकिन राइबोसोम को पता नहीं है कि प्रोटीन बनाना कैसे है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये इंफॉर्मेशन आएगी न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम में से, क्रोमोसोम में मौजूद डीएनए में से, और डीएनए में मौजूद जो जीन है वहाँ से ये इंफॉर्मेशन आएगी और जाएगी किसके पास? राइबोसोम के पास। और ये इंफॉर्मेशन जब आ जाएगी राइबोसोम के पास, अब राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने के काबिल हो जाएगा। अब राइबोसोम जो है वो क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। वही प्रोटीन जो आगे जाके क्या करने वाला है, वही प्रोटीन आगे जाके आपकी आंखों के कलर को बनाने वाला है। समझ आ रही है बात? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गौर करें, समझ में आएगा। तो जीन जिम्मेदार है आंखों के कलर का, लेकिन जीन डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जीन के पास क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इसके पास मालूमात है। किस शक्ल में है? कोड की शक्ल में। कौन सी मालूमात है ये? हाउ टू मेक प्रोटीन, कि प्रोटीन कैसे बनेगा, ये मालूमात। अब सिर्फ जीन के पास से ये मालूमात लेनी है। यहाँ से मैं जी बना देता हूँ, डायरेक्ट जीन की तरफ चलते हैं।
अब जीन के पास ये मालूमात, जीन के पास से ये इंफॉर्मेशन जाएगी और किसके पास जाएगी? ये जाएगी राइबोसोम के पास। राइबोसोम फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो क्या करवाएगा? वो क्या बनाएगा? वो आई कलर बनाएगा, वो आयरिस बनाएगा। किस चीज़ की मदद से? केमिकल रिएक्शन की मदद से, क्योंकि ये प्रोटीन जो है वो केमिकल रिएक्शन करवाएगा। प्रोटीन जो है वो क्या करवाएगा? केमिकल रिएक्शन करवाएगा। केमिकल रिएक्शन की मदद से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो फिर इन ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा? ये आयरिस बनेगा। तो आपकी आँख का जो आयरिस है उसके लिए ब्लू मॉलिक्यूल्स चाहिए। ब्लू मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन चाहिए। केमिकल रिएक्शन जो है ये होने के लिए कौन चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन कौन बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम प्रोटीन जब तक नहीं बना सकता जब तक इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन इसके पास कहाँ से आएगी? ये खुद तो साइटोप्लाज्म में बैठा है। इन्फॉर्मेशन इसके पास आएगी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में से कौन भेजेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में से कौन भेजेगा? डीएनए। डीएनए में से कौन भेजेगा? जीन। उसके पास ये कोड है कि ये प्रोटीन कैसे बनेगा। अब जीन जो है वो ये इंफॉर्मेशन भेजेगा और यहां पर ये राइबोसोम के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी प्रोटीन बनाने की। अब लेके कौन जाएगा? क्या जीन जो है वो न्यूक्लियस में से निकल के खुद जाएगा? नहीं, जीन नहीं जाएगा। बल्कि जीन क्या करेगा कि जो इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रोटीन को बनाने की, जीन जो है उस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी बनाएगा। क्या करेगा? कॉपी करेगा। एक कॉपी। कॉपी किसकी? जीन जो है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी करेगा। उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी करेगा जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ये राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। अब यहां पर जब ये जीन जो है इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी बना लेगा तो इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी बनने के बाद इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके कौन जाएगा? पता है आपको? यहीं पर न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप मौजूद होती है। याद है मैंने न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स बताई थी, डीएनए और आरएनए। आरएनए यहां पर मौजूद होगा। आरएनए इसके पास, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये लेके जाएगा इस इंफॉर्मेशन को, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये आरएनए लेके जाएगा। यहां से कहां जाएगा? राइबोसोम के पास। ये कौन सा है? आपको पता है? हमारा पैगाम लेके जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर। जो मैसेज लेके जा रहा होता है, जो मालूमात लेके जा रहा होता है। ये जो आरएनए है ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एमआरएनए। इसको हम कहेंगे एमआरएनए। एमआरएनए। तो ये एमआरएनए जो है ये क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को लेके राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम के पास भी दो और टाइप्स के आरएनए मौजूद होंगे। एक टीआरएनए होगा, टीआरएनए, ठीक है, और जो है एक जो है दूसरा होगा वो आरएनए। आरएनए। ये दो किस्म के आरएनए किसके पास होंगे? यहाँ राइबोसोम के पास होंगे। मतलब इस सारे प्रोसेस में तीन किस्म के आरएनए इन्वॉल्व हैं। एक आरएनए ये रहा एमआरएनए, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके बाहर आएगा और राइबोसोम के पास ये जो दो आरएनए हैं, ट्रांसफर आरएनए इसको कहा जाता है, और आर से राइबोसोमल आरएनए, ये यहाँ पर मौजूद होंगे। ये जो हैं ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये इस इंफॉर्मेशन को वसूल करेंगे, लेंगे किससे? इस एमआरएनए से। और ये इंफॉर्मेशन दोनों लेके किसको देंगे? राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या करेगा? वो प्रोटीन बनाने के अब काबिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोड आ गया उसके पास, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। उस प्रोटीन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई, जिस प्रोटीन की मदद से क्या होना है? केमिकल रिएक्शन होना है। और केमिकल रिएक्शन से क्या होना है? ब्लू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ब्लू मॉलिक्यूल्स बनने के बाद ये ब्लू मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? आयरिस बनाएंगे और आपकी आंखों का कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जो आपने देखा अभी इस वाले प्रोसेस को यहाँ पर
इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये जो है यहाँ पर, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी हो रही है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी हो रही है जीन से एमआरएनए में, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है भाई। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद अब इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन कहाँ होगी? इधर राइबोसोम्स के पास, टीआरएनए, आरआरएनए, इनकी मदद से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात इन दो स्टेप्स की मदद से होते हैं। स्टेप नंबर 1 ट्रांसक्रिप्शन और स्टेप नंबर 2 ट्रांसलेशन। इसकी मदद से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। कहाँ बनता है? राइबोसोम्स बनाते हैं, जो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो ये आज जो है जीन्स का हमने टॉपिक कवर कर दिया है। अगले टॉपिक में मेंडल और उसके लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।